मैं साक्यवाल आपका सिद्धेश्वर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट 2 क्लास में आपको परमाणु के बारे में पढ़ा के गया था, नॉर्मल नॉलेज पढ़ा के गया था। उसके बाद मैंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया और आज हम परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि परमाणु किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना, जबकि डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण है जो अन्य और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी जो बात है असत्य साबित हुई, अपवाद निकल के आया उनका इस बात पे कि परमाणु के अंदर भी अनेक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उनमें से 3 उनको हम अपरमाणु कण या मूलभूत कण बोलते हैं। तो परमाणु कण या मूलभूत कण क्या होते हैं? वे कण जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मूलभूत कण बोलते हैं। मूलभूत कण या अपरमाणु फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये मूलभूत कण ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। इनसे मिलकर परमाणु का निर्माण हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। और इन पे भी आवेश अलग अलग होता है। इनका साइन -E0 होता है, प्रोटॉन का 1p1 होता है, जबकि न्यूट्रॉन का 0n1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको चर्चा करूंगा। नॉर्मल नॉलेज ये खोजकर्ता, नामकरणकर्ता और आवेश के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे मैंने -E और 0 बताया, ये इसका आवेश है और ये इसका द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नगण्य द्रव्यमान के बराबर माना जाता है, मतलब इसका द्रव्यमान ना के बराबर माना जाए, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे? 0। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में क्या है? योगदान है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना होता है? नाभिक। जबकि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें एकत्र रहता है? नाभिक के अंदर। और नाभिक से उसका क्या निकलता है? द्रव्यमान। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर जबकि नाभिक का निर्माण हुआ, इसलिए इस द्रव्यमान को क्या मानेंगे अपन? ये मानेंगे। इस कारण मैं बता दूं आपको कि प्रोटॉन को परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण के लिए प्रोटॉन को क्या माना जाएगा? आधार इकाई माना जाएगा। जैसे कि अपन से पूछ ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि परमाणु द्रव्यमान के लिए आधार इकाई मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, तो इनमें से अपन लगा के आएंगे प्रोटॉन को आधार इकाई माना जाएगा। किसके लिए? परमाणु द्रव्यमान के लिए। आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की 1896 में। कब की? जे थॉमसन ने की 1896 में। और नामकरण इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने दिया? जबकि स्टोनिन दिया। किसने दिया? स्टोनिन दिया। जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने 1896 में। और कैसे की वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक नलिका का प्रयोग किया, उसमें खेटोड नलिका ली, मतलब उसके अंदर एक नलिका ली, नलिका में खेटोड किरणों को गुजारा। मतलब जो खेटोड किरणों के अंदर किसकी खोज की गई? इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन सी प्रकृति की होती है? ऋणावेशित प्रकृति की। इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपन कौन सा प्रकृति का मानेंगे? ऋणावेश प्रकृति का। जो उच्च वोल्टता और निम्न दाब पर क्या की गई? उत्पन्न की गई। इस प्रकार किसकी खोज की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसका पूरा प्रैक्टिकल है। आवेश, इस पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या अपन देखा जाए तो ESU में निकालेंगे तो -4.8020 × 10⁻−10 ESU। तो ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो किस में मान है इसका आवेश का? ESU में मान है। ये ESU का मान कब काम आता है? जब अपन द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। जब किसी भी चीज़ का अपन किसी फॉर्मूलाज का या किसी भी कंपाउंड का अपन द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो उसके लिए आवेश के रूप में कूलाम वाली इकाई ना लेकर कौन सी इकाई का यूज करेंगे? ESU। किस इकाई का? स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका यूज करेंगे। उसके बाद आवेश की गणना, जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की गणना की गई वो किसने की गई? किसके द्वारा की गई? मिलिकन एक साइंटिस्ट था, इसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? माइनस होता है, प्लस। तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पे आ जाता है? ऋणावेश। जो किस प्रयोग के द्वारा की गई? तेल बूंद प्रयोग द्वारा किसकी गणना की गई? आवेश की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश बताए। विशिष्ट आवेश क्या होता है? E/m, मतलब कोई किसी भी, जैसे अपन ने कण लिया तो किसी भी कण पर उसका कुल आवेश बटा द्रव्यमान का अनुपाती क्या कहलाएगा? विशिष्ट आवेश कहलाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश क्या हो गया? -1.75 × 10⁻11 कूलाम प्रति kg हो गया। या इस kg को अपन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -1.75 × 10⁻11 कूलाम प्रति kg हो गया। 9, क्योंकि अपन ने क्या लिया था यहाँ पे? 10⁻11 था। तो मतलब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो 1/1000 ग्राम भाग देंगे, ऊपर जाके माइनस में जाएगा -3, तो 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 10⁻8 ग्राम हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, या इसको अपन AMU में भी ले सकते हैं, 0.00054 AMU। एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास U से भी इसको डिनोट करते हैं। 0.0054 AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, इसको अपन बोलेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों में की गई, जो कौन सी प्रकृति की होती है? ऋणावेशित प्रकृति की होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसमें की गई? कैथोड किरणों में की गई, जो कि कौन सी प्रकृति की होती है? ऋणावेशित प्रकृति की होती है। जो उच्च वोल्टता व निम्न दाब पर क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। जो उच्च वोल्टता व निम्न दाब पर उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। उसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन के बाद बनाएंगे प्रोटॉन पे।
तो प्रोटॉन का साइन होता है 1p1, जबकि खोजकर्ता क्या होता है गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। कुछ किताबों में रदरफोर्ड बताते हैं, कुछ में गोल्ड, जबकि एक्चुअली अगर दोनों में से ऑप्शन आया तो अपन को लगा कहना है गोल्डस्टीन। जबकि इसकी खोज किस में की गई, सन 1909 में की गई। और इस पे आवेश लगभग इलेक्ट्रॉन के समान ही पाया जाता है, बट ये आवेश जो इसका आवेश रहता है ये आवेश में मतलब प्रकृति में क्या होता है विपरीत होता है। अगर ये माइनस है तो इसकी विपरीत प्रकृति क्या हो जाएगी प्लस। तो सेम आवेश रहेगा समान, तो प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम या प्लस 4.8020 × 10⁻−10 ये एसी हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान इसमें क्या होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। जब किलोग्राम को अपन चेंज करेंगे तो 1.672 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा, या इसको एएमयू में लेंगे तो 1.007 एएमयू। जबकि इसमें क्या करेंगे एएमयू, एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अधिकतर नॉर्मल ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको लगभग आते हैं कि आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो ये आते हैं। लेकिन जो अपन की जो स्टैटिक यूनिट्स रहती है तो उसमें जैसे इसमें ईएसयू स्टैटिक यूनिट होगी, मतलब इसमें ईएसयू वाले मान एएमयू वाले मान आजकल पेपरों में ज्यादा पूछने लगे, तो इस पे ध्यान देना 1.007 एएमयू माना जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी होता है, मतलब इसका द्रव्यमान तो अपने नगर ने माना, तो जो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितने गुना भारी होता है 1837 गुना भारी होता है। इस पे भी नोट करना कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना 1837 गुना भारी होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पूछते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से किस गुना भारी तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा हल्का। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में क्या हो जाएगा 1837 गुना हल्का हो जाएगा। जबकि क्योंकि प्रोटॉन भारी है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा हल्का ही तो होगा। तो उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद हमने दो मूलभूत कण पढ़े, एक तो इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद मैंने प्रोटॉन के बारे में बताया आपको। तीसरा अपन बताएंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है 0n1, इसका साइन होता है 0 का मतलब आवेश ये क्या होता है उदासीन प्रकृति का होता है, इसमें ना तो प्लस आवेश होता है ना माइनस होता है। तो न्यूट्रॉन 0n1 और इसका द्रव्यमान 1 के बराबर माना जाता है। खोज करता इसके खोज करता है जेम्स चैडविक। इसकी खोज कब की गई 1932। जब अपने प्लस माइनस वाला ढूंढ लिया प्लस वाला ढूंढ तो क्या नाम है उदासीन की खोज इतनी लेट कैसे हुई, जबकि ये 1896 के थोड़े साल बाद ही 1909 में किसकी खोज हुई प्रोटॉन की। लेकिन इसकी खोज इतनी लेट कैसे हुई, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों तो आवेश आ गए, क्योंकि प्लस माइनस आ गया फिर उसके बाद प्लस खोज लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों को लगता है जब किसी चीज को जब माइनस की खोज हुई ऋणावेश की खोज हुई तो इसका मतलब कि प्लस भी होगा तभी तो परमाणु क्या होता है उदासीन होता है, तो इसके लिए प्रोटॉन की खोज होगी। लेकिन इसकी कोई सोच नहीं पाई कि न्यूट्रॉन भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए इसकी खोज में अधिक समय लगा, क्योंकि ये उदासीन प्रकृति का होता है। इसलिए इतने टाइम बाद ही 1932 में किसकी खोज की गई न्यूट्रॉन की खोज की, जो किसने की जेम्स चैडविक ने की 1932 में। जबकि न्यूट्रॉन कौन सी प्रकृति का होता है उदासीन प्रकृति का, ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, कौन सी प्रकृति का होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। उसके बाद इसका द्रव्यमान पूछा देखा जाए तो ये लगभग किसके समान होता है प्रोटॉन के समान होता है, लगभग प्रोटॉन से लगभग क्या इक्वल होता है। इसका 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम में, अगर ग्राम में देखो तो -24 ग्राम हो जाएगा। 1.675 × 10⁻24 ग्राम या 1.008। तो देखा जाए तो 1.00 एएमयू में आ रहा है, जबकि 1.008 एएमयू। तो न्यूट्रॉन देखा जाए तो इन तीनों में सबसे भारी अपरमाणु कण कौन सा हो गया न्यूट्रॉन के। उसका द्रव्यमान हल्का सा किससे ज्यादा आ रहा है प्रोटॉन से ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी अपरमाणु कण है किसके लिए परमाणु के लिए। अगर अपन से पूछ ले परमाणु में सबसे भारी अपरमाणु कण है तो अपन किसको बताएंगे न्यूट्रॉन को बताएंगे, ना कि प्रोटॉन को। लेकिन जब भी अपन को परमाणु द्रव्यमान के लिए आधार इकाई माना बेस इकाई या बेस यूनिट माना तो किसको मानेंगे अपन प्रोटॉन के लिए मानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण के लिए बेस यूनिट या आधार इकाई कौन सी होती है, तो अपन उसमें आंसर लगाएंगे प्रोटॉन। लेकिन सबसे भारी अपरमाणु कण कौन सा हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसका क्रम हो गया इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उससे ज्यादा भारी प्रोटॉन, उससे ज्यादा सबसे भारी क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। जैसा कि आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण को कम करता है और नाभिक के स्थायित्व को बढ़ाता है। क्यों इस लाइन के लिए अपन एक चित्र देखेंगे कि जो अपना ये परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक में अपन को क्या क्या मिलेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि न्यूट्रॉन की खोज क्यों कैसे हुई कि इसके अंदर अगर ओनली प्रोटॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर कि एक मतलब एक गोले के रूप में एकत्र एक ऐसा आवेश पाया जाता है जो क्या होता है उसका नाभिक कहलाता है। तो इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं तो प्रोटॉन के अंदर क्या होगा, क्योंकि समान चीज है एक दूसरे को क्या करेगी रिपल करेगी, मतलब प्रतिकर्षण करेगी। तो जैसे प्रोटॉन अगर इसमें ओनली नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन पाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं कर रहे, तो ये एक गोले के रूप में कैसे बंधे हुए हैं। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग में लगाया कि इस प्रोटॉन के साथ एक ऐसी चीज पाई जाती है जो इसके प्रतिकर्षण को कम करती है। इसलिए बहुत टाइम बाद इन्होंने खोजा और रिसर्च पे पता लगा कि प्रोटॉन के साथ एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलेंगे न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन की खोज इसलिए हुई कि प्रोटॉन ही ओनली नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन पाए जाते तो एक दूसरे को रिपल करके ये नाभिक का स्थायित्व कैसे आ रहा है कि नाभिक स्थायित्व में कैसे है, जबकि ये रिपल करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे दूर प्रतिकर्षित करेंगे, तो नाभिक स्थायित्व में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब इन्होंने दिमाग लगाया कि प्रोटॉन के साथ एक ऐसी चीज पाई जा रही है या एक ऐसा कण पाया जा रहा है जो इसको किससे बचा रहा है प्रतिकर्षण को बचा रहा है। इसका प्रतिकर्षण क्या
क्या कर रहा है, कम कर रहा है और प्रोटॉन को हमेशा उनको बांधे रख रहा है। तो थोड़े दिन बाद ही, मतलब लेट खोज हुई, पर हुई किसकी खोज हुई, न्यूट्रॉन की, सन 1932 में, कि इसके साथ प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण को क्या करते हैं, कम करता है। तो कम करेगा, जैसे इसके अंदर प्रतिकर्षण कम होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बन जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन का प्रतिकर्षण कौन कम कर देगा, न्यूट्रॉन। जैसे यहाँ प्रोटॉन पाया जा रहा है और प्रोटॉन प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर रिपल हो रहा है, लेकिन इनके मध्य क्या आ गया, अब न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आते हैं, इनके मध्य का जो प्रतिकर्षण है वो किसने ले लिया, छीन लिया, न्यूट्रॉन ने छीन लिया। तो इसका मतलब प्रतिकर्षण को क्या कर दिया, कम, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंध जाएंगे, जिससे क्या होता है, नाभिक एक हमारे स्थायित्व में रहता है, मतलब एक जगह एकत्रित रहता है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान, जिसको अपन नाभिक बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगर यहाँ से न्यूट्रॉन को हटा दिया जाए तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य क्या हो जाएगा, रिपल्सन या प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, जिस कारण नाभिक स्थायित्व में नहीं रहेगा। इसलिए नाभिक स्थायित्व में किस कारण पाया जाता है, न्यूट्रॉन के कारण। तो नाभिक के, अगर अपन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि नाभिक के स्थायित्व को कौन बढ़ाता है, निम्न में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, या इनमें से कौन है, तो अपन बताएंगे कि न्यूट्रॉन नाभिक के स्थायित्व को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ही प्रोटॉन की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की गई, फिर उसके बाद प्रोटॉन की, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की। ये मैंने 3 अपरमाणु कण या मूलभूत कण के बारे में आपको बताया आज की क्लास में। इन तीनों के बारे में, इसका खोजकर्ता कौन है, नामकरण करता कौन है, आवेश कितना पाया जाता है, द्रव्यमान कितना पाया जाता है, ये मैंने आज इसकी क्लास में बताया। किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है देखा जाए तो, लेकिन इनमें से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होता है, याद रहते से भी गलती हो सकती है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। और आज इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का परमाणु का टॉपिक लेकर आएंगे, या नेक्स्ट जो भी टॉपिक बच रहे हैं उनको लेकर आएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।